चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना महामारी से दुनिया अभी पूरी उबरी भी नहीं है कि अब एक और बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की आहट सुनाई देने लगी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे आपके और आपके परिवार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जानकारी और सावधानी ही बचाव है। चीन में कोरोना के बाद शुरू हुई रहस्यमयी बीमारी ने दुनिया को डरा दिया है। WHO चेतावनी भी जारी कर चुका है। बीमारी ने बच्चों पर ज्यादा असर डाला है। कई स्कूलों को वहां बंद किया जा चुका है। इधर भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जो कोरोना गाइडलाइंस जैसी ही दिखती है। हालांकि सरकार ने साथ ही कहा है कि पैनिक ना हो, बस नियमों का पालन करें। तो चलिए जान लें क्या हो सकता है हमारा सेफ्टी किट और हर एस्पेक्ट। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर पुनीत सक्सेना है, यूनिट हेड है मेडिसिन SMS अस्पताल से। डॉक्टर विशाल गुप्ता, प्रोफेसर मेडिसिन SMS अस्पताल से। और सहयोगी सचिन भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत डॉक्टर पुनीत आपसे करना चाहता हूं कि आपकी फ्रेटर्निटी में दुनिया के हर कोने की स्टडी की जाती है, लेकिन चीन से कोई जानकारी बाहर आ पाना बेहद मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी क्या चल रहा है? क्या बीमारी का कोई नाम है या वहां पर किस तरह के केसेस आ रहे हैं? देखिए, अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि चाइना में आउटब्रेक हुआ है और वहाँ के अस्पताल जो हैं वो फ्लडेड हैं। और जैसे कि चाइना से न्यूज आती है, वो हम कोविड के समय में देख चुके हैं कि बहुत रिलायबल नहीं होती है। बट इसमें WHO जो है वो कंटिन्यूस निगरानी रखे हुए है, और वहाँ की जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, नेशनल हेल्थ कमीशन है चाइना का, उससे कंटिन्यूसली जानकारियां प्राप्त कर रहा है। और चाइना ने अभी तक जो न्यूज जो WHO को जो डेटा फर्निश किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं वो उनकी केसेस बढ़े हैं, और उसके अलावा माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केसेस भी कुछ बढ़े हैं। खास करके ये बच्चों में देखने को ज्यादा मिले हैं, और इनका तर्क ये है कि ये कोई अनयूजुअल वायरस नहीं है। और क्योंकि कोविड के जो रेस्ट्रिक्शन थे वो हटने के बाद में ये पहली उनकी सर्दी है जिसमें कि फुल रेस्ट्रिक्शन वहां हटाए गए हैं। तो जैसा कि सर्दी में हम जानते हैं केसेस बढ़ते हैं, तो चाइना का ये तर्क है कि सर्दी के आने ऑनसेट की वजह से इन केसेस में इजाफा मिला है देखने को। और जो है, क्योंकि सर्वेलेंस भी बहुत ज्यादा है, टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा वहां उन्होंने कर रखी है देखने के लिए कि कोविड या और कोई अन्य वायरस वहां पे नहीं आउटब्रेक हो जाए, तो इसलिए नंबर ऑफ केसेस ज्यादा डिटेक्ट हुए हैं। ऐसा चाइना का तर्क जो है वो WHO को दिया गया है। तो जो कंट्री इसे झेल रही है, डॉक्टर विशाल मैं आपके पास आ रहा हूं, जो कंट्री इसे झेल रही है वो अगर किसी स्थिति को सामान्य कह रही है तो क्यों, और अगर WHO चिंता कर रहा है तो क्यों? देखिए, जैसे डॉक्टर पुनीत सर ने बताया कि चाइना से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कभी भी रिलायबल नहीं होती। चाइना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 नवंबर को पहली बार कहा कि हमारा एक आउटब्रेक है जिसमें हॉस्पिटल फ्लडेड है, और ये मेनली दो सिटीज है चाइना की, बेजिंग और लेनिंग, वहां पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक रिलायबल नहीं है। वो जैसे सर ने बताया कि सिंपल सर्दी बढ़ने के कारण और कोविड के रेस्ट्रिक्शन हटने के कारण वायरल निमोनियाज के केस बढ़ रहे हैं। और जो कॉमनली वायरल देखे जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा निमोनिया और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, जो यूजुअली बच्चों में देखा जाता है। वैसे कॉमन सीजन में ये आउटब्रेक होते ही है, लेकिन अभी जब तक इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर नहीं आएगी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि चाइना कभी अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करता है। हाँ, लेकिन फिर भी सेफर साइड चाइना को देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वो किस तरह की एडवाइजरी है ये भी जान लेना जरूरी है, इसलिए सचिन मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार जल्दी बता दें कि क्या क्या नियम और कायदे फॉलो करने के लिए बोला गया है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी अस्पतालों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पताल सुनिश्चित करें कि उनकी यहाँ व्यवस्थाएं किस प्रकार की है। अगर कोविड-19 है तो आपके पास क्या ICUs है, ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स है वो आपके पास अवेलेबल है, बेड जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो सभी के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो बुधवार को सभी अस्पतालों में किया जाना है। उसके लिए जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, उनके पास में जो लेटर है वो अभी पहुंच गया है। हालांकि जो अधीक्षक है अस्पतालों के, उनका ये कहना है कि कल तक वो लेटर हमारे पास आ जाएगा। उसके लिए बुधवार को जो है वो मॉक ड्रिल आयोजन जो है वो किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जो दिशा निर्देश है वो सब होने के लिए जरूरी है। तो ऑक्सीजन आपके पास होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके पास होने चाहिए, बेड्स की क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है और ICUs की क्या व्यवस्था रहने वाली है अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो। बाकी अगर बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स ऐसे कुछ पाए जा रहे हैं कि जैसा कि कोरोना
कि खांसी जुकाम और ये लक्षण जो है जो भी है वो कोरोना में पाए गए थे, वैसे ही लक्षण जो है इस इन्फ्लुएंजा में पाए गए हैं। और कह सकते हैं कि जो जुकाम लगती है या फिर आपको खांसी होती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जैसा लेकिन सचिन एक क्लैरिफिकेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, हम एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ले लेते हैं। डॉक्टर पुनीत, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, एक दो सवाल मैं आपसे लूंगा। डॉक्टर पुनीत, पहले तो मुझे ये बताइए, ये वायरस ही है या बैक्टीरिया है? मतलब निमोनिया किससे होता है? दूसरा, चीन में फैल रही बीमारी सामान्य निमोनिया ही है, इसके कितने चांसेस हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल नहीं सचिन, मैं आपको रोक रहा हूं, डॉक्टर पुनीत से मेरा सवाल है। सचिन, मैं आपको रोक रहा हूं, डॉक्टर पुनीत से मेरा सवाल है। डॉक्टर पुनीत जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखिए, चाइना में जो केसेस आए हैं उनमें उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कुछ केसेस बैक्टीरिया की वजह से हैं, जिसको माइकोप्लाज्मा निमोनिया कहते हैं, जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि समुदाय में निमोनिया के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब संक्रामक है। नॉर्मली ये गंभीर रोग नहीं होता है, और यदि इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो आसानी से ठीक कर लिया जाता है। इसके अलावा जो वायरसेस वहां पे अभी जो पाए गए हैं वो उनमें रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस और फ्लू वायरस, और कुछ केस जो है वो एवियन फ्लू, यानी कि जो बर्ड फ्लू जिसको हम बोलते हैं, H9N2 जो है वो उसके केसेस भी कुछ देखने को मिले थे, हालांकि उसमें डिक्लाइन आ गया है एकदम। और अधिकतर केसेस जो है उस वक्त वो सीजनल इन्फ्लुएंजा यानी H3N2 के ही वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो क्या ये सिर्फ बच्चों को ही हो सकती है या बड़ों को भी हो सकती है? दूसरा, क्या इसका कोई कोरोना से कनेक्शन हो सकता है? जी, ये बीमारियां जो हैं वो बच्चों में और बूढ़ों में दोनों में हो सकती है। और जैसा कि हम इन्फ्लुएंजा का पैटर्न देखते हैं तो 50 साल से अधिक या 15 साल से कम जो है आयु है, उसमें जो केसेस जो है वो ज्यादा देखने को हमको मिलते हैं। और ये इसके जो सिम्टोमेटोलॉजी की बात करें, जैसा अभी सचिन जी ने कहा, ये सारे जो वायरसेस हैं, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI जिसको हम बोलते हैं, या बीच में हम अभी कोविड के समय में CLI बोलते थे, कोविड लाइक इलनेस, तो उसमें जो फीवर जो है, खांसी, जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, सर दर्द, और जो है गले में हल्का सा दर्द, नाक बहना, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे वायरसेस, चाहे वो RSV वायरस हो, चाहे वो फ्लू वायरस हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू वायरस हो, चाहे वो बर्ड फ्लू वायरस हो, उन सभी वायरसेस में इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर विशाल, जैसा कि सिम्टम्स मोटा मोटा वो कोरोना का भयावह पीरियड याद दिला रहे हैं, WHO की गाइडलाइन में यहां पर बता दूं कि समय पर टीकाकरण कराएं, बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, ये भी कोरोना से मैच करता है, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं, ये भी कोरोना से मैच करता है। क्या किसी तरह का कोई कोरोना कनेक्शन हो सकता है इस बीमारी का? नहीं, देखिए सचिन जी, क्या है कि सिम्टम्स, इसमें जो सिम्टम्स हम चाइना से डिक्लेयर हो रहे हैं वो कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स है, कोरोना लाइक सिम्टम्स नहीं है। कोरोना कॉमन फ्लू में बेसिक डिफरेंस होता है कि कोरोना कॉमन फ्लू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है और कोरोना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करके निमोनिया बना देता है। तो अभी जो वहां से एविडेंस आ रहे हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट कोविड लाइक इलनेस कहीं भी नहीं मिली है। मतलब चाइना में काफी हद तक स्वैब कल्चर्स भी ले रहे हैं, कोविड टेस्ट भी कर रहे हैं, तो किसी में भी कोविड का एविडेंस नहीं मिला है। अभी सिंपल कॉमन फ्लू, जैसे सर ने बताया कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के ही एविडेंस मिले हैं, तो इसलिए कोविड से इसको रिलेट करना गलत है। बाकी कोविड लाइक जो प्रिकॉशंस है वो तो किसी भी ILI में या किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस में प्रिकॉशन सेम रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अपने आप को आइसोलेट करें, वो सब कॉमन है। लेकिन अभी कोविड का एविडेंस कहीं नहीं मिला है। तो मैं किसी को पैनिक मोड में डालना भी नहीं चाहता हूं और सेंसेशन नहीं फैलाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक अहम सवाल है जो मुझे लगता है मेरे दर्शकों के दिमाग में आ रहा होगा। डॉक्टर विशाल, अगर आप बता पाएं कि क्या ये जो रहस्यमयी बीमारी है, इससे कोरोना की तरह नहीं, लेकिन क्या मौत हो सकती है अगर हम इससे ग्रसित हुए हैं? तो आप एक बार क्वेश्चन रिपीट। नहीं, क्या ये बीमारी मौत की वजह बन सकती है? नहीं, डॉक्टर विशाल से मेरा संपर्क कुछ गड़बड़ाया है। डॉक्टर पुनीत, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर पुनीत, क्या ये रहस्यमयी बीमारी मौत की वजह बन सकती है? आप क्या लगता है आपको? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो वाजिब है, मगर नॉर्मली जो इन्फ्लुएंजा होता है, H3N2 या RSV वायरस है,
ये नॉर्मली सीवियर इलनेस नहीं करते हैं। और इसमें जो डेथ की संभावना वो उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या कोई बहुत अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कि सीवियर डायबिटीज या सीओपीडी, अस्थमा या कोई हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो उन पेशेंट्स में जो है वो मॉर्टलिटी या डेथ जिसको हम कहते हैं वो हो सकती है। बाकी अधिकांश केसेस में एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है और स्वतः ही ठीक भी हो जाती है। हालांकि ये जरूर है कि डेबिलिटेटिंग होती है, 5-7 दिन 10 दिन जो लगता है आदमी के हाथ पैर दुखना, बुखार उतरना, उसके बाद खांसी रह जाना, गले में दर्द रह जाना, थकान रहना, तो ये लक्षण जो है परसिस्ट करते हैं। बट मॉर्टलिटी रेट जो है इन वायरसेस की काफी कम होती है। ठीक है, लेकिन चाइना और चाइना के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सचिन मैं आपके पास आ रहा हूं, आसानी से कहा जा सकता है कि सारे देश डरे हुए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं ये महामारी का रूप न ले ले। WHO भी इसी नजरिए के थ्रू लगातार चीन के संपर्क में है और कुछ सवाल उससे पूछ रहा है, जवाब लेना चाहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोविड टाइम पर जितनी भी तैयारियां की गई, क्या वो अभी भी फुली फंक्शनल हैं? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर वो फुली फंक्शनल है तो लोग पैनिक भले ही ना करें लेकिन रिलैक्स भी तो हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी समय रहते मेडिकल टेस्ट करवाना है। जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए उसके हिसाब से वो मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं अगर उस तरह का सिम्टम है तो। बस जरूरी इतना है कि क्या पुराना मॉड्यूल, पुराना स्ट्रक्चर जो कोविड के लिए खड़ा किया गया वो अभी डिलीवर करने की स्थिति में है? जी देखिए, जब कोरोना आया था तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भीलवाड़ा मॉडल जो है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। कांग्रेस सरकार का, वर्तमान सरकार थी, उनका जो भीलवाड़ा मॉडल था वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। बड़े ही मैनेजमेंट तरीके से जो है पूरे व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। उसका चिकित्सा मंत्री जो थे रघु शर्मा थे और उन्होंने पूरी जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी अच्छे तरीके से की थी। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहा जा सकता है कि अगर जरूरी पड़ती है, अगर ऐसे संभावना होती है कि ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़ती है या बेड्स की आपको जरूरत पड़ती है या आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा एसएमएस प्रशासन नहीं, पूरा राजस्थान में जितने भी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट की बात करें या जो सरकारी अस्पताल है उनकी बात करें, तो सभी अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से तैयार है इसको लेकर। आज सुबह हमने अचल शर्मा को भी सुना था और उनका ये कहना था कि पूरी व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि आईसीयू बेड कितने हैं हमारे पास में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं हमारे पास में। और जेके लोन में, देखिए जेके लोन एक ऐसा अस्पताल है जिसमें बच्चों का अस्पताल है, जब कोई इमरजेंसी पड़ती है तो बच्चों को जेके लोन अस्पताल में ही भर्ती कराया जाता है। तो जेके लोन अस्पताल में किस तरीके की जो व्यवस्था है उसका बुधवार तक पता लग पाएगा। अभी तक ये स्थिति है कि अभी सब ठीक है सचिन, आप बने रहे मेरे साथ। एक बार मैं डॉक्टर विशाल आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर विशाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा 2020 के पहले जैसी इम्यूनिटी हुआ करती थी, अभी उस तरह की इम्यूनिटी मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद अब इंडिया में ह्यूमन बॉडीज में रह नहीं गई है। और मेरे ख्याल से यही एक वजह भी है चीन में भी, क्योंकि वहां पर भी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन है बच्चों की भी, इसलिए शायद ये तेज़ी से फैल रहा है। और ऐसे में संक्रामक होने की वजह से वो कभी भी किसी और देशों में जा सकता है। ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट ना हो लेकिन ग्रसित तो कर ही सकता है। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो बात सही है कि अपने अंदर इम्यूनिटीज है। चाइना में भी जो अभी इंफॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे वो कह रहे हैं कि ये डिजीज सिर्फ चिल्ड्रंस में कॉमनली देखी जा रही है, एडल्ट्स में बहुत कम देखी जा रही है। अभी नहीं, कुछ तकनीकी खामी आ रही है डॉक्टर विशाल के साथ। जी डॉक्टर विशाल, सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? हाँ, बोले। चाइना में भी ये डिजीज सिर्फ चिल्ड्रंस में कॉमनली देखी जा रही है, एडल्ट्स में कॉमन नहीं देखी जा रही। तो इसका रीजन इम्यूनिटी और वैक्सीन हो सकता है। बाकी इंडियंस में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी और इंडियंस काफी हद तक वैक्सीनेटेड हो गए थे, वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर कहीं पे रेस्पिरेटरी इलनेस होती है तो एक वैक्सीन का और इम्यूनिटी का फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर पुनीत आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए क्या होता है ना, मौसम परिवर्तन और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें हम जितना घरों से बाहर निकलते हैं या बाहर आते हैं, बॉडी अपने आप से इम्यूनिटी डेवलप करती है। अब चाइना में तो ये हुआ कि जीरो कोविड पॉलिसी काफ़ी लंबे वक्त तक रही, हाल तक रही, जिसकी वजह से बच्चे घरों में कैद थे, उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई और इसलिए शायद इसका संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन वो स्थिति तो हमारे यहाँ भी थी, हमने भी लंबे समय तक बच्चों को घरों में रखा है। तो इम्यूनिटी कितना बड़ा फैक्टर प्ले करेगा अभी इस प्रेजेंट इंडियन सिनेरियो में? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त इन्फ्लुएंजा वायरस की या रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, ऐसे वायरसेस की बात कर रहे हैं, हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो इन्फ्लुएंजा हर साल जो है
हर साल जो है और पूरे साल जो है इन्फ्लुएंजा के केसेस जो हैं पूरे दुनिया में चलते हैं और भारत में भी ये रिपोर्ट होते रहते हैं। तो एक कंटिन्यूस एक्सपोजर जो है इन्फ्लुएंजा के लिए जो है वो भारत में भी बना हुआ है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक्सपोजर इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये बच्चों में अक्सर और उनकी क्लस्टरिंग होती है स्कूल में और आपस में खेलते हैं और ठंड को ससेप्टेबल होते हैं, तो उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। बट क्योंकि ये ज्यादा गंभीर रूप नहीं लेती है और एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस की तरह रहती है, तो बच्चों में भी स्वतः ही ठीक होने लगती है। इसलिए हमारे को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडल्ट्स में सालों साल इन्फ्लुएंजा से एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। यदि कोई नया वायरस आता है म्यूटेट करके सीवियर, जैसे कि H1N1 आया था स्वाइन फ्लू जिसको बोला हमने 2009 का, तो जो है इम्यूनिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अन्यथा वो हमारी जो इम्यूनिटी सालों साल जो हमने एक्वायर करी है वो इस वायरस से लड़ने के लिए सफिशिएंट होती है। अच्छा, तो एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो इस तरह के प्रोग्राम्स में पूछा जाता है और लोग भी इस बात का इंतजार करते हैं, सावधानियां क्या बरती जाए। डॉक्टर विशाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी से ही वो कौन सी सावधानियां हैं जो बरतना चालू कर दें? देखिए, आपको सावधानियां वही बरतनी है जो अपने कोविड में अपने अपनाई थी। अपन को अगर कोई घर में इलनेस होती है तो उसको घर से बाहर कम निकले, कहीं आसपास कोई बीमार होता है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। एक अगर आपको कोई इलनेस है या आपके कलीग्स को इलनेस है तो मास्क वेयर करें, हमेशा रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। और बाकी इलनेस सारी डिजीजेज वही है, लेकिन सर ने बताया कि कोविड लाइक डिजीज नहीं है, ये कॉमन फ्लू है, इससे अपन को सिर्फ एहतियात बरतनी है अभी। इसी सवाल को मैं एक कदम और आगे ले जाता हूं। डॉक्टर पुनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये तो बात हुई कि अगर लक्षण दिखते हैं तो क्या करना है, लेकिन लक्षण दिखे ही ना या फिर हम ग्रसित ना हो उससे पहले हम किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं डे टू डे लाइफ में, वर्क में, डाइट में? देखिए, इसमें कोल्ड एक्सपोजर जो है उससे सडन जब मौसम चेंज होता है उससे थोड़ा सा बचना है, तो अपनी क्लोथिंग अच्छी रखनी है। कोल्ड गश ऑफ एयर, यदि बच्चों को हम देखते हैं भागते हैं या खेल रहे हैं, तो ठंडी हवा जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है वो कई बार नाक की अंदर की त्वचा को और जो श्वास नलियां हैं उनकी त्वचा को नुकसान करती है, ऐसे में वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल ना करें, पंखे, कूलर, एसी का इस्तेमाल ना करें, गर्म पेय पदार्थ लें, गर्म कपड़े पहने, अच्छा पौष्टिक भोजन करें। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो कि जैसे जिनको और बीमारियां हैं, वो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन जो है वो जरूर लगवाएं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और एस्थमा पेशेंट के लिए ये गाइडलाइंस के अनुसार एक मैंडेटरी वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा का, जैसे कि कोविड का था। तो वो हमको प्रोटेक्शन दे सकता है। और यदि किसी को लक्षण नजर आते हैं, नहीं सिर्फ बच्चों के लिए या एडल्ट्स के लिए भी कोई वैक्सीन है जो वो ले सकते हैं? आपका सजेशन सिर्फ बच्चों के लिए मैंडेटरी वैक्सीन का है या कोई छूट गया है तो बड़े भी लें, सेफर साइड? नहीं, वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वयस्क हों, मगर खास करके जो हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनमें की गंभीर रूप बीमारी ले सकती है, जैसे कि हमने कहा कि जो मैंडेटरी है वो जैसे डायबिटिक्स हैं, एस्थमेटिक्स हैं, या जिनको सीओपीडी यानी फेफड़े खराब हैं जिनके, या जिनके गुर्दे खराब हो गए हैं, तो इस या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके लिए वैक्सीन खास करके ज्यादा कारगर होती है। अन्यथा कि कोई भी व्यक्ति जिसको कि यदि वो चाहता है बचना तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को वो इस्तेमाल कर सकता है। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। दरअसल हमारे एक दर्शक ने ट्वीट कर मुझसे ये सवाल पूछने के लिए कहा है, थोड़ा जल्दबाजी ज़रूर होगी लेकिन फिर भी चलिए, दर्शक जानना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। हमारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, मैं समझ सकता हूं उसका एक अलग डर है लॉकडाउन जैसे शब्द का इस देश में, और इस तरह की बातों में ये शब्द निकलता है। तो क्या सरकार की जो भी गाइडलाइन है या जो भी सिस्टम की प्लानिंग है उसमें अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है प्लान EFGHI कहीं पर लॉकडाउन जैसा शब्द क्या अभी तक कहीं भी सुनने को आया है? जी देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी गंभीर बीमारी जो है वो अभी तक नहीं देखने को मिली है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि सभी को जो
जो सिम्टम्स अगर देखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें। सुरक्षा रखने के लिए सभी को दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन जैसा स्थिति अभी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है और ना ही आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स ने बताया कि इन्फ्लुएंजा एक ऐसा है कि छोटे बच्चों में देखा जा सकता है, यानी कि वो एक बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो जाती है। कई दिनों तक जुकाम रहता है, कई बड़ों को भी जुकाम रहता है, छोटों को भी जुकाम जो है उसकी शिकायत रहती है, श्वास की शिकायत रहती है। लेकिन अगर आपको गंभीर बीमारी है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डायबिटीज है, आपको फेफड़ों की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है, तो फिर वो जो अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो अगर बीमारियों से भरा रहता है तो वो हिट करता है। जब वो हिट करता है तब आपकी मौत जो है वो हो सकती है। तो कह सकते हैं अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो अभी नहीं बन रही है। हालांकि अगर अभी प्लानिंग में भी नहीं है, बाहर से कोई चीन की फ्लाइट इंडिया में बाहर से अगर कोई फ्लाइट इंडिया में चीन की इंडिया में आती है या फिर ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है तो सरकारों पर डिपेंड करता है। सरकार अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर ऐसा लॉकडाउन जैसा कुछ लगाती है तो लॉकडाउन जो है होने की स्थिति हो सकती है, लेकिन अभी जो है वो लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि लॉकडाउन जैसा शब्द तो आप अभी फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वैसे भी उस तरह के हालात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन जैसी चीजें वंस इन अ लाइफ टाइम वाली होती हैं और उस दौर से कम ये प्रेजेंट जनरेशन निकल चुकी है। लेकिन डॉक्टर विशाल, अब मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। एक शहर से दूसरे शहर में चीन में ये बीमारी फैल रही है, जो ये इशारा तो कर रही है कि ये संक्रामक है, और जिस तरह से आपने बताया कि हाथ धोना है या दूरी बनाकर रखनी है, मास्क लगाना है, इसका मतलब है कि ये संक्रामक तो है। लेकिन क्या ये बीमारी दूसरे देशों में पहुंच सकती है, फैल सकती है चीन से निकलकर? देखिए सर, अभी जो स्थिति है उसमें चीन में सिर्फ दो कंट्रीज में दो सिटीज पे देखी जा रही है और दोनों सिटी में करीबन 800 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, लेकिन इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने जैसे इंडिया में सर ने बताया कि ये कॉमन फ्लू या कॉमन वायरल इन्फेक्शन किसी फैगन में हर सीजन में होता है। अभी ऐसा कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ठीक है, मैं डॉक्टर पुनीत आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। मेडिकल फ्रेटर्निटी सरकार को क्या सुझाव दे रही है? क्योंकि लोग तो ये जानना चाहेंगे कि अगर दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं तो क्या उनका भी चेकअप होना चाहिए ताकि यहाँ ना पहुंचे, या क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी सरकार को क्या सुझाव दे रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो कंटिन्यूस निगाह बनाए हुए है और वो ICMR से एवं जो भी टॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स या ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, उनसे संपर्क में रहती है। क्योंकि भारत में अभी बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्टेड नहीं हैं, तो इसलिए जैसा कि आपने कहा लॉकडाउन वाली बात है, वो तो अभी तक कहीं पे भी दूर दूर तक भी कहीं नजर नहीं आती है। बट गवर्नमेंट अपने लेवल पे सर्वेलेंस भी चालू रखती है और जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उनके वायरस के सब टाइप्स में कौन से वायरस आ रहे हैं, उनमें कोई म्यूटेशन आ रही है नहीं आ रही है, उस पर भी निगाह बनाए रखेगी। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ये चाइना में बीमारी बढ़ती है या किसी अन्य देश में और रिपोर्ट होती है तो हमारे यहाँ पे भी जैसे स्क्रीनिंग पहले हो रही थी बाहर से आने वालों की हो सकती है, तो उस तरह का कोई कदम जो है वो सरकार संभव तो उठा सकती है। और जो सेंसिटाइजेशन के लिए जैसा कि अभी मेडिकल कॉलेजेस को पत्र लिखे गए हैं या मेडिकल फ्रेटर्निटी को जो सेंसिटाइजेशन का जो है वो सरकार जो है अपने स्तर पे जो है माकूल जो है वो सारे जो प्रयास जो है वो करेगी। ठीक है, एक अंतिम सवाल है बस मेरा डॉक्टर पुनीत, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, कुछ लोगों की अलग अलग तरह की मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ऐसे लोगों को स्पेसिफिक कोई सजेशन या सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि एलर्जी की वजह से जुकाम खांसी हो जाता है उसको जो है वो इन्फ्लुएंजा से ना कंफ्यूज करें, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुझाव यही है कि यदि किसी को कोई तकलीफ है या कोई लक्षण है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बीमारी को इग्नोर नहीं करें, खासकर की हाई रिस्क ग्रुप, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जैसा हमारे अभी साथी डॉक्टर विशाल ने भी कहा कि आप जो है प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, तो हमारे को जो है कोई किसी व्यक्ति को यदि बुखार खांसी जुकाम है तो वो पब्लिक में ना जाए, या हम कोई ध्यान रखें कि हम अपने नाक को ढक लें, खांसें, कॉफिंग एंड स्नीजिंग एटिकेट है उसका ध्यान रखें, हाथ धोएं, है ना, मौसम का ध्यान रखें। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन है जिसकी वजह से
हम जो कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर विशाल गुप्ता और डॉक्टर पुनीत सक्सेना, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इस चीन से ये जो इस तरह की गंभीर तस्वीरें आ रही हैं और उससे ज़्यादा जो सेंसेशनलाइज खबरें आ रही हैं कुछ चैनल्स पर, उन्हें शांति से टैकल किया जाना ज़रूरी था और आप लोगों ने वही किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन, आपका भी मुझे पूरी उम्मीद है आप तक तमाम बातें, जानकारियाँ, सावधानियाँ पहुँच चुकी हैं, उनको अपनाइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।